गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन ये जो विषय है ये बीटी यूपी के अंतर्गत एनएसक्यूएफ की जो पाठ्यचर्या है उसमें जो फोर्थ सेमेस्टर या द्वितीय वर्ष में जो भी ब्रांच चलती हैं इंजीनियरिंग की, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो, उन सभी में ये जो विषय है वो कॉमन विषय है, यानी कि सभी ब्रांच के छात्र छात्राएं इसको पढ़ते हैं। तो ये जो ऊर्जा संरक्षण है या एनर्जी कंजर्वेशन है उसमें जो सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस निर्धारित है एनएसक्यूएफ पाठ्यचर्या के अनुसार या बीटी यूपी ने जो निर्धारित किया है वो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने प्रश्न बैंक तैयार की है चैप्टर वाइज। तो टोटल जो आपका सिलेबस है वो 10 चैप्टर में डिवाइड है। तो चैप्टर वाइज मैंने सारे प्रश्न तैयार किए हैं ताकि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका आप जवाब दे पाने में सक्षम हो सकें। तो एक बार मैं ये आप सभी से कहूँगा कि जो भी छात्र छात्राएं ये विषय पढ़ रहे हैं और इसकी परीक्षा देनी है तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप प्रश्न ही माइंड में एक बार सेट कर लेंगे, देख लेंगे, तो कम से कम माइंड में रहेगा कि नहीं, इन प्रश्नों के हमको जवाब तलाशना है या उत्तर ढूंढना है और ये प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो ऊर्जा संरक्षण है एनर्जी कंजर्वेशन का पिछले साल जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था और वो एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र हुआ था। तो इसकी वजह से इसका पूर्व में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं या प्रश्न पत्र होते हैं तो वो भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लेना है और आप देखेंगे कि निश्चित तौर से इस विषय को पढ़ने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना विकसित होगी और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके साथ साथ इस सब्जेक्ट से संबंधित आपको नॉलेज भी भरपूर मिलेगा। तो आइए हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर 1 है वो सिलेबस के अनुसार कौन कौन से प्रश्न हैं जो बन सकते हैं और उन प्रश्नों को आपको माइंड में रखते हुए उन सभी के उत्तर को तैयार रखना है कि यदि ये प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो ये उत्तर हम इस तरह से प्रारंभ करके पूरा लिखेंगे। तो सबसे पहला आइए प्रश्न शुरू करते हैं। ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, बेसिक्स का सब्जेक्ट है। दूसरा है ऊर्जा से क्या आशय है या ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और ऊर्जा का वर्गीकरण करिए। इस प्रश्न को जो ऊर्जा का वर्गीकरण है यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी आप कह लीजिए या आप कह लीजिए टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है और ये 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो हो सकता है आपसे कह दे प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा, वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, और कह दे कि दो उदाहरण से सबको समझाइए, या वो पूछ ले कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और ऊर्जा का वर्गीकरण करिए, तो भी आपको यही सारी चीज़ें लिखनी है। तो जैसे ये हम देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा पूछा जा सकता है निम्नांकित ऊर्जा को दो उदाहरण देकर के समझाइए। जैसे पहला है प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। उसके बाद है वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। अब मैं आपको बता दूं जो हिंदी का शब्द है वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक, इसको हम हिंदी में दूसरे उसमें व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक ऊर्जा भी कहते हैं। अंग्रेजी में शब्द सेम है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो हिंदी में चाहे वो व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक पूछे, चाहे वो उसी को वाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक कह दे, बात एक है। अंग्रेजी में भी आपको इसका याद रखना है कि इसको कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। अगला है आपका अक्षय एवं क्षयशील ऊर्जा, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये हिंदी में क्या बोलेंगे, अक्षय एवं क्षयशील ऊर्जा। कई बुक्स में या जो पढ़ाया जाता है उसमें किस नाम से पढ़ाया जाता है, नवीकरणीय या नवीनीकृत एवं गैर नवीकरणीय या गैर नवीनीकृत ऊर्जा, यानी शब्द एक हैं। चाहे आपको जिस रूप में पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने अथवा करके इसको लिख दिया है ताकि किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब दे पाने में सक्षम हो सकें। तो सीधी बात है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपसे पूछेगा। आप हिंदी में चाहे वो अक्षय एवं क्षयशील ऊर्जा कह दे उसको, चाहे वो हिंदी में कह दे नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा, या वो कह ले नवीनीकृत एवं गैर नवीनीकृत ऊर्जा, तो वो बात एक ही है। अगला है इस चैप्टर से चौथा जो प्रश्न बनेगा, सौर एवं पवन शक्ति जनित्र मतलब जनरेटर जो होता है, सौर यानी कि सोलर से और पवन मतलब विंड एनर्जी की बात की जा रही है, उसके क्षमता कारक को समझाइए। यानी क्षमता कारक को अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटी फैक्टर, यानी आपको सोलर और विंड पावर जनरेटर के कैपेसिटी फैक्टर को समझाना है। तो इसका अगर कोई सूत्र है सिंपल सा तो वो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट वीडियो मेरे जो भी होंगे ये प्रश्न बैंक समझने के बाद फिर मैं शॉर्ट में
में हिंट देते हुए रिवीजन के दृष्टिकोण से भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कैसे शुरुआत करना है, क्या लिखना है, उसकी पूरी समझ आपके अंदर विकसित हो सके। अगला हम पांचवा बात कर लेते हैं। निम्न पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, या ये जो टॉपिक्स में बात कर रहा हूं उन सभी को प्रश्न बनाकर भी पूछा जा सकता है, बस हमको पता होना चाहिए। तो पहला है आपका वैश्विक ईंधन भंडार, अंग्रेजी में इसको कहेंगे ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। तो ये अंग्रेजी में जरूर याद रखें हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व जैसे लिखा है तो हो सकता है इसी तरह से वो हिंदी में भी जो ट्रांसलेशन होता है उसको लिख दे और वैश्विक ईंधन भंडार ना लिखे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला है इसी में दूसरा है भारत एवं उत्तर प्रदेश राज्य में ऊर्जा परिदृश्य, अंग्रेजी में इसको कहेंगे एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी। तीसरा है क्षेत्रवार ऊर्जा खपत, जैसे घरेलू में कितना प्रतिशत ऊर्जा की खपत होती है या विद्युत ऊर्जा की खपत होती, कृषि में कितने प्रतिशत, अन्य क्षेत्रों में कितने प्रतिशत, इसकी पूरी एक टेबल आपको बना करके उसको याद करना है। तो सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन, जैसे डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड अदर सेक्टर्स में, उसको आपको इसमें लिखना है। चौथा है आपका ऊर्जा के प्रयोग पर मौसम के प्रभाव को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। तो ये क्या प्रभाव पड़ता है मौसम का ऊर्जा के प्रयोग पर, उसको आपको पॉइंट वाइज आपको समझा देना है। तो ये है आपका पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में टोटल 6 प्रश्न बनते हैं, और ये मान लीजिए कि ये 6 के 6 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये बात माइंड में रख लीजिए। सिर्फ परीक्षा में पास होने के दृष्टिकोण से आपको नहीं समझना है, बल्कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में आपको सक्षम होना चाहिए। अगला दूसरे चैप्टर पे हम आ जाते हैं, जो कि आपका है ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पर। अंग्रेजी में इसको कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी, ईसी का फुल फॉर्म वही एनर्जी कंजर्वेशन ही है, शॉर्ट में ईसी लिख दिया है, ईसी एक्ट 2001, यानी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। पहला प्रश्न जो बनेगा वो ऊर्जा से संबंधित निम्न पदों को समझाइए, यानी कुछ बेसिक पद हैं ऊर्जा के या एनर्जी के, उनको आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका पहला है ऊर्जा प्रबंधन, यानी एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, अभी ऊपर पहले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऊर्जा संरक्षण का है तो ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ऊर्जा दक्षता, एनर्जी इफिशिएंसी क्या होती है, सिंपल सा सूत्र है, उसके आधार पर आपको इसको याद कर लेना है और समझ लेना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूरा चैप्टर के ऊपर है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 यानी ईसी एक्ट 2001 क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न है, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर ही इसी पर है। तो इसको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है और इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ लेना है। तीसरा है ऊर्जा संरक्षण, जो है आपका है ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2010 क्या है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में बना था, फिर उसमें संशोधन हुए थे कुछ, 2010 में आए थे, इसलिए उसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2010। तो इसके महत्व को भी आपको समझा देना है कि ऊर्जा संरक्षण जो संशोधन अधिनियम 2010 है उसका महत्व क्या है। अगला है चौथा स्टैंडर्ड्स, यानी स्टैंडर्ड को हिंदी में कहते हैं मानक। तो मानक क्या होते हैं और लेबलिंग से आप क्या समझते हैं। लेबलिंग मतलब होता है लेबल चिपकाना, जैसे स्टार रेटिंग का लेबल फ्रिज में और उसमें एसी होते हैं, उनमें आपने देखा होगा, उससे बात कर रहे हैं। और इसकी आवश्यकता पर आपको प्रकाश डालना है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक निर्धारित किए जाते हैं और जो लेबलिंग की जाती है वो क्या है, और इसकी आवश्यकता पर आपको प्रकाश डालना है। अगला पांचवा है, इसी के अंतर्गत आता है, लेबलिंग के अंतर्गत या फिर स्टैंडर्ड के अंतर्गत स्टार रेटिंग, यानी स्टार दिए जाते हैं, जैसे 5 में से 3 स्टार, 2 स्टार। तो स्टार रेटिंग के कॉन्सेप्ट एवं महत्व को समझाइए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो लेबलिंग एवं स्टैंडर्ड्स के रूप में पूछा जाए, चाहे वो स्टार रेटिंग के रूप में पूछा जाए, और उसके कॉन्सेप्ट और महत्व को आपको बताना पड़े। और स्टार रेटिंग हेतु कितने प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, यानी किस तरह के उत्पादों में स्टार रेटिंग की जाती है। सभी बिजली से चलने वाले उत्पादों पर स्टार रेटिंग नहीं होती है। कुछ आप जानते हैं घरों पर, जैसे टीवी, एलईडी टीवी जो आती हैं, आपने उस पर देखा होगा स्टिकर लगा हुआ, आपने फ्रिज में देखा होगा, आपने एसी में देखे होंगे, इस तरीके के, लेकिन सभी में अभी नहीं आते हैं। तो कौन कौन से वो उत्पाद हैं जो स्टार रेटिंग के लिए उपलब्ध हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। अब छठा प्रश्न बनेगा इसमें, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत केंद्र एवं राज्य स्तरीय संगठनों के नाम बताना है।
अब ये केंद्र एवं राज्य स्तरीय संगठन जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं कुछ संगठन, कुछ राज्य के अंतर्गत, तो उसमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो जैसे एक है BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, उसके बाद यूपी नेडा उत्तर प्रदेश के लिए काम करती है, ECBC हो गया। इस तरीके की बहुत सी एजेंसियां हैं, कुछ केंद्र की हैं, कुछ राज्य के नियंत्रण में कार्य करती हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में यदि वो कार्य कर रही हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। प्रश्न चाहे ऐसे पूछा जाए और ये भी हो सकता है कि सीधे इसमें शॉर्ट में आपको बता दीजिए कि BEE से आप क्या समझते हैं, या BEE के कार्य बताइए, या संक्षिप्त टिप्पणी में लिख दे BEE, तो इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। BEE हो, चाहे यूपी नेडा हो, चाहे ECBC हो, ये सब आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे चैप्टर में टोटल 6 प्रश्न हुए जो पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। अब हम तीसरे चैप्टर पे आ जाते हैं। तीसरा चैप्टर आपका है विद्युत आपूर्ति प्रणाली एवं मोटर, यानी 2 टॉपिक इसमें, एक तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली हो गया और एक मोटर मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर भी इसमें आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम अंग्रेजी में कहेंगे एंड मोटर, तो ये चैप्टर का हेडिंग है। पहला प्रश्न इससे यही बन जाएगा कि विद्युत आपूर्ति प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम से आप क्या समझते हैं, और विद्युत आपूर्ति प्रणाली कितने प्रकार की होती है, इसको जरूर याद रख लेना है। बेसिक सबसे पहले जो चैप्टर है उसकी हेडिंग से ही संबंधित प्रश्न है। एक बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एकल परिपथ आरेख, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, से आप क्या समझते हैं, क्या होता है। तो आरेख बना करके आपको इसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत वितरण प्रणाली में हानियां यानी लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने प्रकार की होती है। तो पावर जनरेशन जहां से होता है, आपने देखा होगा तार विद्युत के सप्लाई के आते हैं, तो घरों तक आते आते बहुत सारे लॉसेस यानी कि हानियां होती हैं इन पूरे विद्युत वितरण प्रणाली में। तो वो हानियां कौन कौन सी होती हैं, वो पूरे हानियां यानी उनकी हेडिंग्स और उनके बारे में लिखना आपको होना चाहिए। तो प्रकार की बात कर रहे हैं तो सारे प्रकार आपको पता हो और उनके बारे में आप लिख दें, तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अगला है बिल्कुल सिंपल है, विद्युत टैरिफ से आप क्या समझते हैं। टैरिफ मतलब होता है जो हम जिस दर से हम भुगतान करते हैं, जैसे हम बिजली का बिल पे करते हैं तो वही वो विद्युत टैरिफ कहलाता है। तो टैरिफ संरचना को समझाना है, टैरिफ कितने प्रकार की होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल बेसिक उसको समझ लीजिए कि विद्युत टैरिफ से क्या समझते हैं, क्या है विद्युत टैरिफ, तो उसकी संरचना को समझ लीजिए और उसके प्रकार को समझ लीजिए। अगला बात है शक्ति के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ पावर, जैसे केवी यानी किलोवाट, केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर, या केवीएआर भी एक होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इसको भी आपको समझा देना, इसके फुल फॉर्म लिख करके कि ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और नहीं भी हम कहते हैं पूछते हैं तो भी बेसिक जानकारी, ये प्रत्येक ऐसे डिप्लोमा इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो पता होने ही चाहिए। तो ये अब अगली बात कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जरूर आने की संभावना है, पावर फैक्टर, जिसको हिंदी में कहेंगे शक्ति गुणांक। वो क्या है उसको परिभाषित करिए या पूछे से आप क्या समझते हैं इससे। और पावर फैक्टर में सुधार के तरीके आपको बताना है कि पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेना है। अगला 7वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने निम्नलिखित पदों के रूप में कह लीजिए, चाहे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में। ये कुछ भार होते हैं या कुछ इस तरीके के बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपसे 100% पूछे जा सकते हैं। यदि नहीं भी पूछते हैं तो आपको इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए कि स्वीकृत भार क्या होता है, यानी सैंक्शन लोड जिसको कहते हैं, अधिकतम मांग यानी मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, अनुबंध मांग क्या होती है यानी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या होती है। इसके अलावा जो न्यूनतम मासिक शुल्क है जिसको कहते हैं मंथली मिनिमम चार्जेस यानी MMC, वो क्या होता है, ये पूरा। तो बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत जो 8वां प्रश्न वो हमारा बनेगा, वो उसी में टॉपिक दिया है ट्रांसफार्मर। आप सभी जानते होंगे यहाँ विद्युत ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, आपके आसपास सभी जगह ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो बहुत जो इस ट्रांसफार्मर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला तो पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है या इससे आप क्या समझते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता या क्षमता को समझाइए, सूत्र होता है उसको याद रख लेना है। दूसरा होता है ट्रांसफार्मर में हानियों का वर्णन करिए, यानी ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियां होती हैं। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण के उपाय यानी कि टिप्स आपको बताना है या समझाना है, बिंदुवार बिल्कुल आपको लिखना है। अब बच्चों इसी चैप्टर में एक और नया टॉपिक है, वो जिसके विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर। तो इससे विद्युत मोटर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं उनको आइए देख लेते हैं। पहला तो ये विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं, यानी विद्युत मोटर होता क्या है,
ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल एक तो पहला प्रश्न हो गया बिल्कुल। दूसरा हो गया आपका मोटर के संबंध में निम्नलिखित को समझाना है। मोटर के संबंध में कुछ बेसिक परिभाषाएं होती हैं या मोटर से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। पहला है ऊर्जा कुशल मोटर की विशेषताएं, यानी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स। दूसरा है मोटर भार का अनुमान, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग। और तीसरा है दक्षता एवं भार के साथ पावर फैक्टर में बदलाव। ये सारा मोटर के संबंध में आपको लिखना है, यानी कि वेरिएशन इन इफिशियंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोडिंग। और जो आपका तीसरा इसमें बनेगा, प्रेरण मोटर में हानियों का वर्णन करिए। प्रेरण मोटर जो होता है, इंडक्शन मोटर जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारी लॉसेस या हानियां होती हैं, तो उनका वर्णन आपको इस कर देना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे लास्ट में इसमें मोटर के अंतर्गत एक प्रश्न बनेगा कि मोटर में ऊर्जा संरक्षण के उपाय, यानी कि टिप्स आपको बताना है कि ऊर्जा उसमें मोटर में कैसे हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। तो ये था बच्चों चैप्टर 3 तक के सारे प्रश्न। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर 4 से। जो अगले 10 तक चैप्टर्स में कौन कौन से प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, जो माइंड में आपको रखना है, ताकि आप उन सभी के उत्तर तलाश सकें और उन सभी के नोट्स आप तैयार कर सकें। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे अगली क्वेश्चन बैंक की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।